A very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the second part of Anne Frank's diary. जैसा कि एन फ्रैंक की डायरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने समझा कि एन फ्रैंक एक 14 साल की लड़की थी जिसको एक डायरी मिली थी और जो होलोकॉस्ट के विक्टिम थी, और उसने 2 साल का जो रिकॉर्ड था वो किस तरीके से अपनी डायरी में मेंटेन किया। फिर उसकी डायरी को पब्लिश किया गया और जब दुनिया के सामने वो डायरी पब्लिश होकर के आई तो किस तरीके से लोगों ने उससे बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई। और उसके बाद एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल हो गई। तो इस स्टोरी के पहले पार्ट में आपने ये चीज़ पढ़ी कि एन फ्रैंक को डायरी है उसके 14th बर्थडे पर गिफ्ट की जाती है। तो उसका कोई दोस्त होता नहीं है तो अपनी उस डायरी से वो दोस्ती कर लेती है। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एन फ्रैंक की लाइफ में होती हैं। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I meant. मुझे इस बात को स्पष्ट रूप से रख देने दिया जाए कि कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की का कोई भी दोस्त नहीं है और वो इस दुनिया में अकेली है, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. मेरे बड़े प्यारे माता पिता हैं और 16 साल की मेरी एक बहन है और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ। I have a family, loving aunts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. अब वो कहती है आगे, मेरा एक परिवार है, लविंग आंट्स हैं और एक अच्छा घर है, लेकिन सरफेस लेवल पर आप देख सकते हैं, यानी कि ऊपर से आप देख सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको मैं सच्चा दोस्त कहकर बुला सकूं। All I think about when I am with friends is having a good time. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We do not seem to be able to get any closure, and that is the problem. Maybe it is my fault that we do not confide in each other. In any case, that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. अब वो कहती है, मैं सोचती हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ कि मेरा अच्छा टाइम बीत रहा है। अब मैं अपने आप को इस बात पर रज़ामंद नहीं कर सकती कि जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं मैं उनके बारे में उनसे बात करूँ, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक नहीं हैं और यही समस्या है। हो सकता है कि मेरी गलती हो, लेकिन हम एक दूसरे को अपनी बातें शेयर नहीं करते क्योंकि मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं उनके ज़्यादा क्लोजर हूँ। तो इस केस में ये कहा जा सकता है चीज़ जैसी हैं वो उस तरीके से हैं और अनफॉर्चुनेटली वो बदलने को तैयार नहीं है, इसलिए मैंने इरादा किया है कि मैं डायरी लिखूँगी। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I do not want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am to call this friend Kitty. अब ये जो एक सच्चे दोस्त की जो इमेज है जो बरसों से मेरे दिमाग में है, अब मैं जो मेरी इमेजिनेशन में है, मैं इस डायरी में सब कुछ जल्दबाजी में लिखना नहीं चाहती। जॉटेड डाउन का मतलब होता है टू राइट एवरीथिंग इन अ हरी मैनर, यानी कि जल्दी में कोई चीज़ जब आप लिखते हैं तो उसको जॉटेड डाउन कहा जाता है। तो जल्दी के अंदर मैं इस डायरी के अंदर कुछ भी लिखना नहीं चाहूँगी जैसे कि अधिकतर लोग करते हैं। मैं इस डायरी से दोस्ती करूँगी, इसलिए मैं इसका जो नाम है वो रखने जा रही हूँ किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, it had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so.
अब वो कहती है कि कोई भी मेरी बात को, मेरे शब्दों को नहीं समझेगा मेरी स्टोरीज़ के किटी से रिलेटेड, अगर मैं सीधा सीधा इस पर लिखना शुरू कर दूँ तो अच्छा रहेगा कि पहले मैं अपनी लाइफ की जो स्केच है जितना संभव हो सके मैं उसको इसमें लिख दूँ कि मेरी क्या डिसलाइक्स हैं। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मेरे पिताजी जो बहुत ही एडोरेबल हैं, बहुत ही प्रिय मेरे फादर दुनिया के अंदर, उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए, और जिस समय मेरी मदर से शादी की मेरी मदर 25 साल की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। आई वॉज बोर्न इन 12th of June 1929। I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. अब वो अपने परिवार के बारे में बताती है कि उसके जो फादर हैं फ्रैंकफर्ट से बिलोंग करते थे, उसकी बहन का नाम मार्गोट था, और वो किस ईयर में पैदा हुई और 4 साल की एज तक वो फ्रैंकफर्ट में रही। उसके बाद उसके पिताजी 1933 में हॉलैंड शिफ्ट हो गए और उनकी जो मदर थी वो भी उनके साथ चली गई सितंबर में, जबकि मैं और मार्गोट आचन में अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने चले गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। उसके बाद मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में गई और मैं फिर उसके पीछे पीछे फरवरी में हॉलैंड पहुंची। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। अब जब मैं मतलब कि मैं फरवरी में तब गई जब मुझे एकदम से बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मार्गोट के लिए उसके सामने एकदम ला दिया गया। प्लंक डाउन का मतलब होता है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, यानी कि ये इनफॉर्मल वर्ड है, यानी कि इसको स्लैंग आप कह सकते हैं कि स्लैंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब उसके बाद क्या होता है कि मैंने अपनी शुरुआत नर्सरी की मॉन्टेसरी स्कूल से की, जहाँ मैं 6 साल तक की उम्र तक रही और उस समय तक मैं पहली क्लास में थी। और उसके बाद में क्या होता है कि 6th फॉर्म में, यानी कि जब मैं 6ठी क्लास के अंदर थी, तो जो मेरी हेड मिस्ट्रेस थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरस। और जब साल का अंत आया तो हम दोनों लगभग माने रो पड़े जब हमें एक दूसरे को फेयरवेल कहना पड़ा। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. 1941 के अंदर जो मेरी दादी थी बीमार पड़ गई और उनको उनका ऑपरेशन किया जाना था, तो इस वजह से मेरा जो बर्थडे था वो चला गया, मतलब थोड़ा सा सेलिब्रेशन हमने किया और मेरा बर्थडे चला गया। In the summer, Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the another, and Grandma's candle was lit along with the rest. 1942 जनवरी में दादी माँ की डेथ हो गई और कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में अधिकतर कितना सोचती हूँ, क्योंकि मैं उनसे अब भी प्यार करती हूँ। और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, इसका इरादा दूसरी चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब दूसरी चीज़ों के लिए भी इसका इरादा था, और ग्रैंड माँ के लिए भी एक मतलब उनकी आत्मा को शांति मिले उसके लिए एक एक्स्ट्रा कैंडल साइड में लगाकर जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20th June 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। हम जो 4 लोग हैं, यानी कि मेरी मदर, मेरे फादर, मैं और मेरी बहन मार्गोट, बहुत अच्छे से अभी रह रहे हैं। और इसी वजह से, और ये जो प्रेजेंट जो डेट है 20th June 1942, इसी को मुझे ये डायरी मिली है। और मेरा जो सोलम डेडिकेशन, यानी कि मेरा जो कमिटमेंट है इस डायरी के साथ में, वो बड़ा अच्छा है। अब देखिए डायरी के अंदर जो पहली एंट्री है, वो पहली एंट्री सैटरडे 20th June 1942 से शुरू होती है। तो एन फ्रैंक लिखती है कि डियर किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बोट
Boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in the which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. तो क्लास से एन फ्रैंक अपनी डायरी की शुरुआत कर दी कि क्लास का माहौल कैसा है, यानी कि ये शायद रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डे है और सभी बच्चे वहाँ अपने जूतों की आवाज़ से शोर मचा रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि टीचर क्लास के अंदर आएगा और वो रिज़ल्ट को अनाउंस करेगा, जिसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको अगली क्लास में प्रमोशन मिलेगा और किसको पिछली क्लास के अंदर रोक लिया जाएगा। तो एन फ्रैंक कहती हैं कि GN और मैं मूर्खों की तरह हंस रहे थे और हमारे पीछे दो लड़के थे, CN और जैक्स, जिन्होंने अपने एंटायर हॉलीडे की जो सेविंग्स थी उसको शर्त के तौर पर लगा दिया था। यानी कि जो ये माहौल चल रहा था कि कौन अगली क्लास में प्रमोट होगा, कौन इसी क्लास में रह जाएगा, तो इस बात पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपस में शर्त लगानी शुरू कर दी। From morning to night it is you are going to pass, no I amn't, yes you are, no I amn't। अब सुबह से शाम रात तक केवल यही चलता रहा, तुम पास होने जा रहे हो, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं। तो मतलब हाँ नहीं का जो सिलसिला है मॉर्निंग से और शाम तक चलता रहा। Even GS pleading glances and my angry outbursts cannot calm them down if you ask me। There are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। अब उसने कहा कि इवन जो जी के प्लीडिंग ग्लांसेस थे और मेरा जो एंगर था वो भी उन सबको शांत कर नहीं पाया, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर कुछ ऐसे डम क्रीचर थे जिनको मैं चाहती थी कि मतलब डमी टाइप, जो मतलब ज़्यादा होशियार नहीं थे, क्लास में केवल आते थे बैठते थे, ज़्यादा उनका कोई कंट्रीब्यूशन क्लास में था नहीं। मैं खुद चाहती थी इनको इसी क्लास के अंदर रोक लिया जाए, लेकिन टीचर्स एक ऐसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर हैं, यानी कि एक ऐसे अप्रत्याशी जीव हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। So this was the second part of the Anne Frank's diary, and in our next video we will cover up the next part, the final part of the story, Anne Frank's diary. Till then, thank you very much.